आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 1 नवंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा पर इसराइली हमले जारी, लेकिन हमास को फिर मिली येलो लाइन के पार जाने की इजाजत। जॉर्डन और जर्मनी बोले गजा में फोर्स तभी जाएगी जब यूएन करेगा मंजूर। तुर्की ने जताया अंदेशा, दोबारा जंग शुरू करने की फिराक में है नेतन्याहू। सीरिया में फिर इसराइली फौज दाखिल, अल शरा की खामोशी पर फिर उठे सवाल। हिजबुल्लाह के पास अब भी सैकड़ों रॉकेट, अमेरिका ने जताया इसराइल पर हमले का डर। ईरान ने किया झूठी खबर का भंडाफोड़, कहा अमेरिका से नहीं मिला कोई पैगाम। सूडान में जमीन पर हुआ कत्लेआम, आसमान से आई गवाही। और रूस ने किया बहुत बड़ा दावा, पोक्रोवस्क में यूक्रेनी फौजियों ने सरेंडर करना किया शुरू। ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी हैं अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले खबर गजा से, जहां इसराइली हमले जारी हैं। सीज फायर सिर्फ कागज पर है, लेकिन हमास को येलो लाइन के पार जाने की फिर से इजाजत मिल गई है। खान यूनिस और उसके आसपास इसराइली फाइटर जेट्स, टैंक और तोपें लगातार आग उगल रही हैं, जबकि सीज फायर अब भी लागू माना जा रहा है। अल जजीरा से बात करते हुए मकामी लोगों ने बताया कि बुरेज रिफ्यूजी कैंप और नॉर्थ गजा सिटी में इसराइली फोर्सेज अब भी रिहायशी इमारतों को तोड़ रही हैं। आज भी आसमान में क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन घूमते हुए देखे गए जो लोगों पर ग्रेनेड गिरा रहे थे। इस बीच इसराइल ने रेड क्रॉस की टीम और मिस्र के इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स को येलो लाइन के उस पार जाने की इजाज़त दी, ताकि बानी सोहेला में मारे गए इसराइली होस्टेजेस की लाशें ढूंढी जा सकें। बताया गया कि ये दूसरी बार है जब इसराइल ने हमास के मेंबर्स और हैवी मशीनरी को येलो लाइन से आगे रेड क्रॉस की टीम के साथ जाने की इजाज़त दी है। अब अम्मान से एक बड़ी खबर है, वो सुन लीजिए। जॉर्डन और जर्मनी ने ये साफ कहा है कि गजा में जो इंटरनेशनल फोर्स भेजने की बात चल रही है उसे बिना यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के नहीं भेजा जा सकता। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए पोस्ट वॉर गवर्नेंस प्लान के तहत गजा में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती की जानी है, जिसमें कई ममालिक के फौजी होंगे जो हमास और इसराइल के बीच सीज फायर के बाद वहाँ की नई पैलेस्टीनियन पुलिस को ट्रेन और सपोर्ट करेगी। इस फोर्स में ज़्यादातर अरब और मुस्लिम मुल्क के फौजी और लड़ाके शामिल होंगे, ख़ासतौर से फौजी शामिल होंगे। इसका काम होगा सरहदों की निगरानी करना, हथियारों की तस्करी रोकना और गजा में सिक्योरिटी बहाल करना। जॉर्डन की फॉरेन मिनिस्टर अयमन सफादी ने साफ कहा है कि अगर इस फोर्स को वाकई कामयाब बनाना है तो उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट ज़रूर चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि जॉर्डन खुद गजा में फोर्स नहीं भेजेगा, अपनी फोर्स नहीं भेजेगा जॉर्डन, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इस मसले से बहुत करीब हैं। इट मीन्स कि वेस्ट बैंक से, फ़लस्तीन से बहुत करीब हैं और बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी जॉर्डन में भी रहते हैं, इसीलिए अपनी फ़ौज हम नहीं भेज सकते, जॉर्डन ने कहा। लेकिन इंटरनेशनल फोर्स के साथ जॉर्डन ने पूरा कोऑपरेशन करने की बात कही है। अंकारा से एक बड़ा बयान आया है तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान का। उन्होंने इस्राएली हुक्मरान बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि वो सीज फायर तोड़ने और गजा में जेनोसाइड दोबारा शुरू करने के बहाने तलाश रहा है। फिदान ने कहा कि नेतन्याहू साफ तौर पर बहाना ढूंढ रहा है ताकि जंग फिर से शुरू की जा सके, लेकिन अगर इसराइल अमन की उम्मीद जिंदा रखना चाहता है तो उसे इस ट्रूस की, इस सीज फायर की इज्जत करनी होगी। उन्होंने बताया, फिदान ने, कि तुर्की शर्म शेख डिक्लेरेशन के तहत सीज फायर को परमानेंट बनाने के लिए काम कर रहा है और 3 नवंबर को गजा रोड मैप मीटिंग की मेज़बानी भी करेगा। उधर एस्टोनिया के फॉरेन मिनिस्टर मागस तहास्काना ने गजा की सूरत हाल को हद से ज़्यादा तबाहकुन बताया और कहा कि इसराइल पर सख्त प्रेशर डालना होगा। गजा के लोगों के चलने का सिलसिला थमा नहीं है, बस उनकी ज़िंदगी और उम्मीदें थम गई हैं। इस कहानी से खुद को कनेक्ट कीजिएगा। इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो दर्द और उजड़ने की एक लंबी सड़क है। ये गजा की सलाहुद्दीन स्ट्रीट है, जिससे गुजरती एक फ़लस्तीनी फैमिली हाथों में थामे हुए अपने टूटे घरों की यादें और बाकी बची ज़िंदगी की निशानियां अपने कंधों पर लादे बस चली जा रही है। शुमाली गजा की तरफ लौटते ये लोग अब सिर्फ घर नहीं बल्कि वक्त की सबसे भारी यादें अपने साथ ले जा रहे हैं। सलाहुद्दीन रोड पर कदम दर कदम हर बैग में खामोश चीखें भरी हैं, हर चेहरा एक कहानी बयान कर रहा है जिसे
अब कोई दुनिया नहीं सुन रही। किसी के हाथ में बच्चे का टूटा खिलौना है, किसी के बैग में बस कागज़ों का घर है, और दिल में वही सवाल कि जहां हम जा रहे हैं क्या वहां अब भी कुछ बाकी है। ये कोई वापसी नहीं है दोस्तों, ये अपनी ही ज़मीन पर अपने ही वतन की तलाश में लौटते बेवतन लोगों का कारवां है। हो सके तो इसे फील कीजिएगा। ये तस्वीर 1 नवंबर को आई है। वेस्ट बैंक की बात कर लेते हैं, जहां हालात बेहद ख़राब हैं और नाजायज़ सेटलर्स के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज वेस्ट बैंक में 1948 के कब्ज़े वाले इलाकों में गुस्सा भड़क उठा। सैकड़ों फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतर आए। अराबा अल बत्तूफ की गलियों में सैकड़ों लोग इंसाफ की मांग और इसराइली पुलिस की लापरवाही और मिली भगत के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखे। लोगों का कहना है कि पुलिस जानबूझकर चुप बैठी है, जबकि हमलों और जराइम की लहर हर दिन अरब फ़लस्तीनियों को निगल रही है। बात सीरिया की, जिसकी ज़मीन पर इसराइल की नई घुसपैठ सामने आई है। कुनैत्रा में IDF का काफिला दाखिल हुआ है। दमिश्क से आई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजें जनूबी सीरिया के कुनैत्रा इलाके में दाखिल हो गईं और उनका फ़ौजी काफिला अब बेहद अहम, बेहद स्ट्रेटजिक अल तल अल अहमर पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है सना, जिसके मुताबिक इसराइल के कब्ज़े वाले कस्बे अल हमीदिया से 12 फौजी गाड़ियाँ, जिनमें पिकअप ट्रक, टुकड़ी ढोने वाले व्हीकल्स और जीपें शामिल थीं, वो ओफनिया गांव से गुजरते हुए अल तल अल अहमर की तरफ रवाना हुई। ये स्ट्रेटजिक पॉइंट है, इसका नाम बता रहा हूँ, इसे आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। पिछले कुछ महीनों से इसराइल ने सीरिया की जनूबी सरहदों पर कई बार घुसपैठ की है, ख़ास तौर पर कुनैत्रा सूबे में। इंटरनेशनल कम्युनिटी की बार बार की अपीलों के बावजूद सीरिया की सल्तनत पर इसराइल की सरहदी तौहीन लगातार जारी है और अलशरा खामोश है। हमारे मुल्क में लोग पूछते हैं इसराइल ने क्या किया है। अब आप पूछिए कि सीरिया में इसराइल क्या कर रहा है, वहाँ उसका क्या हक बनता है, जबकि एक ऐसी हुकूमत बन चुकी है सीरिया में अब, जिसे अमेरिका तक तस्लीम कर रहा है, आपके चचा का चचा। और फिर अलशरा मिलने जा रहा है वाशिंगटन डोनाल्ड ट्रंप से। तो इसराइल वहाँ क्या कर रहा है, किससे ख़तरा है? जिससे अमेरिका को ख़तरा नहीं, उससे इसराइल को कैसे ख़तरा हो सकता है? कभी सोचिएगा। यहाँ से वो चीज़ें निकाल दीजिए जो आपने भक्तई में अंदर डाली हैं। अब अमेरिकी एनवॉय का बयान सुन लीजिए कि हिजबुल्लाह के पास अब भी हज़ारों रॉकेट हैं जो इसराइल के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इस बयान को इसराइल भुना सकता है, लेबनान पर और हमले करने का ग्रीन सिग्नल भी बन सकता है। ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीरिया के लिए जो अपॉइंट किए गए एनवॉय टॉम बैरक ने कहा है कि इसराइल के साउथ लेबनान पर हमले जारी हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास अब भी हज़ारों रॉकेट और मिसाइलें हैं जो उसे निशाना बना सकते हैं। यानी ये सेट करने की कोशिश की जा रही है कि इसराइल के हमले जायज़ हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास हथियार। कमाल की बात है। बहरीन में एक सिक्योरिटी समिट में बोलते हुए बैरक ने लेबनानी लीडर्स पर तंज कसते हुए कहा, वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अब भी डायनासोर हैं, यानी वक्त से पीछे चल रहे हैं। बैरक ने हिजबुल्लाह को निहत्था करने की कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा भी किया है। मैं टॉम बैरक को याद दिला दूं, हालांकि उन तक ये बात नहीं पहुंचेगी, कि नवंबर शुरू हो गया है और पिछले नवंबर में हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच सीज़ फायर हुआ था। खुद हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम का कल का बयान है कि 5000 बार सीज़ फायर वायलेशन कर चुका है इसराइल पिछले 1 साल में। लेकिन मैं याद दिलाऊं टॉम बैरक को कि हिजबुल्लाह ने एक पटाखा भी नहीं दागा एक साल में। तो उसके पास जो रॉकेट हैं वो इसराइल के लिए कैसे ख़तरा बन सकते हैं, जबकि 1 साल में उसने हमला नहीं किया। इसराइल, अच्छा आप यहाँ जस्टिफाई कर देंगे, फिर सीरिया में क्या मसला है? सीरिया में क्या मसला है बताएं, वहाँ क्यों IDF घुस रही? नहीं बता पाएंगे। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। अमेरिका का ओमान वाला झूठ नहीं चला। ईरान ने अफवाह की चिट्ठी जोर से फाड़ दी। ईरान ने साफ कह दिया कि अमेरिका से ओमान के जरिए कोई पैगाम नहीं आया, ये सब बकवास है, मनगढ़ंत है। एक आला सोर्स ने तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह खबर पूरी तरह झूठी है। इराकी वेबसाइट बगदाद अल यौम ने दावा किया था सबसे पहले कि अमेरिका ने ओमान के रास्ते ईरान को न्यूक्लियर बातचीत दोबारा शुरू करने का पैगाम भेजा है। लेकिन ईरान का जवाब बेहद सख्त है कि हम बात तो करेंगे, मगर किसी तय किए नतीजे पर नहीं झुकेंगे। अगर आप सोच कर आ रहे हो कि हमें ये तय करना है तो नहीं, निगोशिएट करिए,
तब तो ठीक है। सूडान में जमीन पर जुल्म हो रहा है और आसमान से गवाही आ रही है। कैसे? न्यू सैटेलाइट इमेजेस सजेस्ट मास किलिंग परसिस्ट इन सूडान अल्फाशिर। अल्फाशिर शहर में मास किलिंग्स हुई हैं, बुरी तरीके से लोगों को मारा गया है, और ये बात ज़मीन पर तो कोई रिपोर्टर वहाँ हो नहीं सकता। ये बात आसमान से सैटेलाइट इमेजेस से पता चली है। जिस तरीके से जगह जगह लोगों के घर जलाए गए हैं, इमारतें जलाई गई हैं, मिसमार किया जा रहा है, बॉम्बिंग की जा रही है, उससे पता चलता है एक मास किलिंग हुई है। और असल में सूडान में एक बड़ा जेनोसाइड हुआ है। दो फौजी कमांडरों के बीच की ये लड़ाई एक बड़ी खाना जंगी में बदल चुकी है। सूडान की जो रिकॉग्नाइज्ड आर्मी है उससे बागी आरएसएफ ने हथियार लिया अल्फाशिर शहर, और फिर वहाँ पर जमकर कत्लो गारत हुआ। 4 से 5 दिन पर इसी पर रिपोर्ट आ रही है, कभी 2000, कभी 1500, कभी 1600, कभी सैटेलाइट इमेजेस, कभी ग्राउंड की इमेजेस। तो आज की ये खबर 1 नवंबर की यही है कि एक बड़ा कत्लेआम हुआ है। रिसर्चर्स ने पाया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, लोगों को गोली मारी गई है और उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया गया है। रशिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। अल अरेबिया इंग्लिश की खबर है और जस्ट अभी ब्रेक हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। रशिया ने कहा है कि यूक्रेनी फौजियों ने पोक्रोवस्क जो रीजन है वहाँ पर सरेंडर करना शुरू कर दिया है। और ये खबर इतनी जल्दी अभी ब्रेक हुई है कि इसमें सिर्फ 3 लाइन की खबर आई है कि यूक्रेनी सोल्जर्स अपने हथियार डाल रहे हैं। उन्होंने हैंड्स अप कर दिया है कि ठीक है, हमें मारो मत, हमें पकड़ लो और हमारी ज़िंदगी को ख़त्म बिल्कुल मत करो। खैर, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने यूक्रेन के 3 ड्रोन्स गिरा दिए जो कि मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। ये मॉस्को के मेयर ने कहा है। मॉस्को की तरफ, दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ना बहुत बड़ी बात है। मतलब दर्जनों के हिसाब से एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात होंगे क्योंकि पुतिन भी तो यहीं रहते हैं। लिहाजा यहाँ पर 3 ड्रोन्स का आना ही बड़ी बात थी, लेकिन उन्हें मारकर गिराने का दावा किया गया है। अल जजीरा की हेडलाइन कहती कि G7 ब्लॉक के जो मुल्क हैं उन सब ने रशिया के अटैक्स की मजम्मत की है। वो अटैक्स जो यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हो रहे हैं, जिससे लाइट पूरी तरीके से गड़बड़ा रही है, यूक्रेन में अंधेरा भी छा रहा है और वहाँ ठंड बहुत होती है, ठंड शुरू हो चुकी है, ज़बरदस्त ठंड और आने वाली है। वहाँ पर लोगों को हीटर्स चाहिए होते हैं। ये सब कुछ बिजली से वहाँ सब चलता भी है, गैस से चलता है जैसे कि हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ पर लाइंस बिछी हुई होती हैं, वो सब डिस्टर्ब हो रही हैं सिर्फ इस वजह से कि न्यूक्लियर जो एनर्जी सेक्टर है उस पर हमले कर रहा है रूस। यूक्रेन भी यही कर रहा है, लेकिन G7 इसे न्यूक्लियर टेररिज्म बता रहा है। कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोपेल्ड इंजन वाले ड्रोन्स और मिसाइलें दाग कर ये सब वगैरह जो है एक न्यूक्लियर टेररिज्म फैलाने की रूस कोशिश कर रहा है। एक बड़ी हेडलाइन है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांगी है और बाकायदा उन्होंने ये बताया है कि हाँ, मैंने ट्रंप से माफ़ी मांगी। दरअसल अभी ट्रंप ने जो है टैरिफ ठोक दिया था कनाडा के ऊपर एक्स्ट्रा, और ये कहा था कि आप लोगों ने बदतमीज़ी की, 10% एक्स्ट्रा हम आपके ऊपर टैरिफ ठोकते हैं, क्योंकि इन्होंने एंटी टैरिफ वाला एक बयान था जो अमेरिका के एक साबिक सदर रहे रोनाल्ड रीगन का बयान था। उसके ऊपर करोड़ों रुपए का एक ऐड बनाया था, करोड़ों रुपए खर्च करके वो ऐड चला दिया। उससे ट्रंप भिन्ना गए। अगले दिन उन्होंने जो है कुछ ही घंटों में 10% एक्स्ट्रा टैक्स ठोक दिया। तो मार्क कार्ने बोले कि नहीं नहीं, मुझे लगा ट्रंप नाराज़ हो गए, ट्रंप को बुरा लगा। तो भैया मार्क कार्ने जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बोले, ट्रंप बाबू माफ़ कर दीजिए, वो साफ करिए। और अब ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है ठीक है, अभी तो हम ठंडा कर रहे हैं अपने आप को, देखते हैं कुछ दिनों में बातचीत दोबारा शुरू करेंगे, टैरिफ नीचे लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।